नमस्कार एंड धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजीव कुमार अभी फिलहाल सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट रुवन मेमोरियल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। हम यहाँ पे बिहार में पिछले 2.5 से 3 सालों से सेवा दे रहे हैं। मैं पहले जनरल सर्जरी करने के बाद मुझे लगा कि जनरल सर्जरी काफ़ी है, लेकिन जब जनरल सर्जरी हम करने लगे तो बहुत सारे हमारे इस फील्ड में ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो कि कैंसर से ग्रसित थे और हमें लगा कि हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं उन पेशेंट्स को कन्विंस करने में, उनको ट्रीटमेंट देने में। और उस अभी भी हमारे बिहार और इंडिया में बहुत सारे कैंसर डॉक्टर्स की जरूरत है, क्योंकि जिस रफ्तार से कैंसर आ रहा है उस रफ्तार से हम लोग डॉक्टर का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो वही सोच करके हमें लगा कि ये फील्ड जो है इसमें भी बहुत कम लोग गए हुए हैं और इस फील्ड में बहुत ही मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस फील्ड में आए, क्योंकि इस फील्ड में एक इम्पैथी, सिंपैथी एंड ट्रीटमेंट तीनों की जरूरत होती है और हमें लगा कि शायद हम वो चीज दे सकते हैं पेशेंट्स को, सोसाइटी को। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है ये कि इस फील्ड में हम आए और सेवा दे रहे हैं। सर, आपसे पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट कैंसर क्या है और ब्रेस्ट कैंसर के सबसे आम शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? तो आपको हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताना चाहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इंडिया का लीडिंग मोस्ट कॉमन कैंसर महिलाओं में है और इसके सिम्टम्स जो होते हैं और साइन जो होते हैं वो काफी ऐसे सिम्टम्स और साइन होता है जो कि हम अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। महिलाओं को इसके बारे में पता नहीं होता है। सबसे पहले होता है गांठ। अगर ब्रेस्ट के अंदर किसी भी तरह का गांठ आ रहा हो, लाइक नॉर्मल से थोड़ा सा हार्ड गांठ आ रहा हो, तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है गांठ। इसके अलावा जो बच्चों को जो दूध का रास्ता होता है उस रास्ते से किसी भी तरह का कंटिन्यूअस पानी का स्राव होना या लाल खून का आना या हरे खून का आना, यह भी एक लक्षण होता है ब्रेस्ट कैंसर का। इसके अलावा जो भी प्रेग्नेंट लेडी रहते हैं, प्रेग्नेंट लेडी में एकाएक ब्रेस्ट जो होता है इन्फ्लेम्ड हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, वह भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स होता है उस लैक्टेटिंग वुमेन एंड प्रेग्नेंट लेडी में। तो ये मोस्ट कॉमन 3-4 लक्षण है। गांठ हो गया, पानी का स्राव, रिसाव होना, खून का स्राव आना, इन्फेक्शन होना प्रेग्नेंट महिलाओं और इसमें, जिससे के कारण ब्रेस्ट चारों तरफ से लाल और बहुत बड़ा दिखने लगता है। तो ये सब लक्षण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। सर, आपसे दूसरा सवाल है, स्क्रीनिंग सबसे पहले कितनी उम्र में शुरू होनी चाहिए और कितनी बार करानी चाहिए? तो स्क्रीनिंग जो है, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग अभी भी हम लोग के गवर्नमेंट इसमें नहीं आया है, लेकिन आइडियली 40 साल के बाद सारी महिलाओं को एक मैमोग्राफी टेस्ट बोला जाता है, मैमोग्राफी टेस्ट कराना चाहिए 40 साल के बाद। और यह टेस्ट हर सालाना कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर यह टेस्ट सालाना कराते हैं तो जो भी बीमारी है, क्यों स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग का मतलब होता है बीमारी का सिम्टम आने के पहले, बीमारी शरीर में किसी तरह का लक्षण हमको दिखाए उससे पहले बीमारी को पकड़ लेना, यह स्क्रीनिंग का मोटो होता है। तो सारी महिलाओं को 40 साल के बाद ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग करवाना चाहिए मैमोग्राफी के रूप में, और सालाना हो तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम लोग बीमारी को काफी ही अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और उससे जो है जो हम लोग का आउटकम होता है बीमारी का वो काफी बेहतरीन होता है। सर, तीसरा सवाल, ब्रेस्ट सेल्फ चेक शुरुआती पहचानने में कितने कारगर हैं? देखिए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का कंसेप्ट पहले था, लेकिन अब यह धीरे धीरे कंसेप्ट चेंज हो रहा है। लेकिन स्टिल जो महिलाएं वैसे एरिया में हैं जहां पे मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं हैं या वैसे ट्रेन्ड नर्सेज नहीं हैं, वो अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने का तरीका है, यह बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी अवेलेबल है कि कैसे करना चाहिए, किस पोजीशन में करना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर अपने शरीर को आप बार बार चेक करते रहेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि कुछ एबनॉर्मलिटी आ रही है। तो यह कारगर है, लेकिन साइंटिफिक टर्म में अभी उतना इसका रोल धीरे धीरे घटता जा रहा है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के मरीजों में आप सामान्य रूप से किस तरह की देरी देखने में आती है? सबसे जो सामान्य रूप से आते हैं, लोग अपने हेल्थ को लेकर बात करने से हिचकिचाते हैं
उनको पता रहता है कि हमको कुछ पहले जो नहीं था, अब उनके शरीर में कुछ लक्षण आ रहे हैं, वो बात नहीं करना चाहते हैं, उसके बारे में किसी को बताते नहीं है। और अगर किसी को बताते हैं तो कुछ मजबूरी होती है जिसके कारण वो डिले होते जाती है। तो सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है बात करना अपने स्वास्थ्य को लेकर के। कि अगर हम अपने स्वास्थ्य को लेकर बात करें, लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये नॉर्मल भी हो सकता है। तो जब तक हम लोग बात नहीं सुनेंगे, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शायद हम लोग अवेयर नहीं है कि मतलब शिक्षा का अभाव बोल सकते हैं आप इसको, कि हम लोग शिक्षित नहीं है अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने शरीर को लेकर के। तो यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर आता है फाइनेंशियल। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं इस टाइप से, जो बोलते हैं कि सर हमको पता था लेकिन हम लोग के पास पैसे नहीं थे। तो अब आजकल के जमाने में गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम है, बहुत सारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। अब हॉस्पिटल्स जो है बहुत ही सदर अस्पताल जो है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल खुले, तो आज वह बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास नहीं था। वहां पे फैसिलिटीज हैं, वहां पे डॉक्टर्स देख रहे हैं, एटलीस्ट जांच की सुविधाएं हैं। तो यह बोलना कि पैसा नहीं था, वो एक जो बैरियर है वो टूटा है। हाँ, एजुकेशन और सेल्फ जो अवेयरनेस है अपने शरीर के बारे में, जैसे बहुत सारे लोग पान गुटखा बीड़ी खाते हैं वो अलग चीज है। उनको पता चलता है कि उनको घाव हो रहा है, उसके बावजूद भी खाते हैं और वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो यह दिखाता है कि आप अवेयर नहीं है उस चीज को, कि हाँ भाई हम खा रहे थे, इसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है। तो अब मतलब अवेयरनेस होना चाहिए, लोग अपने शरीर के बारे में अवेयर रहे कि हमारे शरीर के अंदर कुछ एबनॉर्मल चीजें आ रही हैं। तो सबसे बड़ा जो अभी हम लोग के बीच बैरियर है वो यह बैरियर है। आप किन सरकारी या कम खर्च वाले अस्पतालों की सलाह देते हैं? देखिए, खर्च जो है और कम खर्च, सरकारी अस्पताल आज के जमाने में हर जगह खुल रहा है। एक सारे जगह पे एमबीबीएस डॉक्टर्स बैठे होते हैं, और मुझे लगता है कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो सलाह जरूर देते हैं एक बार जांच होने के बाद। और गवर्नमेंट का भी बहुत सारा इनिशिएटिव है, जैसे कि हर स्टेट में सम टाइप्स ऑफ रीजनल कैंसर सेंटर दे रहे हैं, एम्स की व्यवस्था हो रही है। तो ये सारे अस्पताल है जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन लो कॉस्ट हेल्थ को कॉस्ट के बेसिस पे नहीं करना चाहिए। एवरीबडी इज सपोर्टिंग हेल्थ, हेल्थ को हेल्थ की तरह देखना चाहिए कि जहां पे भी हो बीमारी जिस रूप में आए, आपको आज के जमाने में एक्सेस है कि वहां पे आप जा करके इलाज करा सकते हैं। तो यह पेशेंट के ऊपर आना चाहिए कि वो कहाँ जाना चाहते हैं और किस टाइप की सर्विसेज लेना चाहते हैं। ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी और मस्टेक्टमी के बीच आप निर्णय कब लेते हैं? हाँ, हमारे पास निर्णय का सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि पेशेंट किस स्टेज में आया है। जैसे ब्रेस्ट में हमने बोला कि गांठ होता है, गांठ जो है वह कितना बड़ा है वह डिसाइड करता है कि हम लोग मैस्टेक्टोमी में जाए या ना जाए। स्किन ब्रेस्ट का कितना इफेक्टेड है वो भी हमें दर्शाता है कि हम मैस्टेक्टोमी में जाए कि ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी में। बट आज के जमाना में मोस्ट ऑफ द केसेस ब्रेस्ट कंजर्वेटिव की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जैसे ही गांठ पकड़ में आता है, एडवांस स्टेज रहता है, तो सबसे पहले हम लोग दबा देते हैं ताकि बीमारी कम हो। और जैसे ही हमारा बीमारी कम होता है तो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव जो है, मतलब आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कितना बड़ा एक ऑर्गन हो गया, एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो इस ऑर्गन को बचाना जो है हम लोग का प्राइम लक्ष्य रहता है कि हम लोग ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं और ट्रीटमेंट के इलाज भी कर रहे हैं, और इलाज के साथ साथ हम लोग उस इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रिजर्व भी कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग को डिसीजन लेना होता है तो 4-5 फैक्टर्स होते हैं। एक कि हमारे पास बीमारी किस स्टेज में आया है, वह सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम लोग देखते हैं कि पेशेंट जैसे ब्रेस्ट कंजर्वेशन के बाद हम लोग रेडिएशन देते हैं, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग रेडिएशन ना देना चाहें, तो वहां पे भी हम लोग मैस्टेक्टोमी के तरफ आ जाते हैं। मैस्टेक्टोमी की तरफ आ जाते हैं कि भाई उसको जैसे लेफ्ट साइड एक 75 साल की महिला है, उनको लेफ्ट ब्रेस्ट है, कैंसर है, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि उसको रेडिएशन दे, बिकॉज उधर हार्ट होता है, लंग होता है, तो उसके साइड इफेक्ट नहीं है। तो उस कंडीशन में भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को मैस्टेक्टोमी की तरफ ले जाए। कुछ महिलाएं होती है जिसमें एक बोला जाता है इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, तो उस इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर जिस महिलाओं में होती है उसमें हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन नहीं करते हैं, क्योंकि स्किन और सरफेस जो होता है वो इन्वॉल्व रहता है, उसमें भी हम लोग मैस्टेक्टोमी में जाते हैं।
बट मोस्ट कॉमनली आज के जमाने में ब्रेस्ट कंजर्वेटिव हम लोग करते हैं, सेकेंड मैस्टेक्टोमी भी करते हैं, तो सम काइंड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन so that we can give the feeling to the body and mind कि that even after treatment, completion of the treatment, हमारे पास वो important organ बचा हुआ है। सर्जरी के बाद महिलाएं फिजिकली या इमोशनली किस तरह की चुनौतियों का सामना करती हैं? देखिए, महिलाओं के साथ तो सबसे पहला तो ये वर्ड ही ऐसा होता है कि कैंसर, तो दे आर इमोशनली, फिजिकली नहीं, दे आर इमोशनली मोर वीक। सो इस जर्नी में जब हमारे साथ पेशेंट कोई आते हैं तो हम लोग मोटा मोटी 6 मंथ to 8 मंथ का ट्रीटमेंट विंडो पीरियड होता है, उसमें हम लोग सारा ट्रीटमेंट करते हैं। तो और जब हम लोग कीमो देते हैं तो कीमो फिजिकली पेशेंट्स को बहुत ही ज्यादा वीक करता है, और 6 मंथ्स दे आर गोइंग इन इस लॉन्ग जर्नी ट्रीटमेंट में जो हमारा इमोशनल होता है, मेनी टाइम्स दे ब्रोक, वो ब्रेक करते हैं, बहुत टाइम लगता है कि उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है, कभी साइड इफेक्ट के कारण, कभी ऐसा इमोशनल थिंग के कारण, सब कभी सोशल जो इम्पैक्ट होता है उसके कारण। तो महिलाओं में सर्जरी के बाद नहीं, वो बीमारी जब से जांच पकड़ में आती है तब से लेकर के जब तक ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता है, ट्रीटमेंट के बाद जब उनका साइड इफेक्ट खत्म नहीं होता तब तक दे आर लाइक इमोशनली एंड फिजिकली मल्टीपल टाइम्स वो ब्रेकअप होती हैं, मल्टीपल टाइम टूटती हैं। तो हम लोग रहते हैं सपोर्ट करने के लिए, हम लोग रहते हैं, हमारे स्टाफ रहते हैं, एंड वी काउंसल इन सच अ वे कि उनको लगता है कि सी जाना तो सबको है, बट जर्नी जो है हम लोग स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं कि जितना स्मूथ जर्नी हो उतना बढ़िया रहता है फैमिली के लिए एंड पेशेंट के लिए। आपके अनुभव से रिकंस्ट्रक्टिव ऑप्शंस के बारे में महिलाओं की अवेयरनेस कितनी है? नहीं, ये इस मामले में अभी अवेयरनेस काफी बड़ी है, इसमें आप लोग जैसे लोगों का भी हेल्प है जो बहुत सारा ये करते हैं। इवन हम लोग जो देखते हैं कि जैसे पटना जैसे शहर में जितने लोग रहते हैं, पटना जैसे शहर में जितने लोग रहते हैं, सारी महिलाएं जो है मोटा मोटी इस चीज की बात करती हैं आकर के कि सर हमारा पूरा ब्रेस्ट तो नहीं निकलेगा। अभी जब हम लोग ट्रीटमेंट शुरू किए हैं तो कुछ जैसे आराज से कुछ लोग आते हैं, लाइक 1-2 पेशेंट हमारे मधुबनी से, वैशाली से हैं, सो उनका कंसर्न रहता है कि क्या आप पूरा ब्रेस्ट निकालेंगे। सो दैट्स अचीवमेंट जो हम लोग का पहले के जो डॉक्टर साहब लोग हैं या पहले के जो सेवा दे रहे हैं, और आप लोग जैसे चैनल जो अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, जो गवर्नमेंट कैंपेन कर रही है, जो हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, तो इस चीज का अवेयरनेस धीरे धीरे आ रहा है। हाँ, जो गांव के लोग होते हैं जिनको नहीं चाहिए होता है कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, आप पूरा हटा दीजिए, उन लोगों को भी हम लोग काउंसिल करते हैं कि अब जरूरत नहीं है पूरा हटाने का, बहुत सारा स्टडी शो करता है। तो ऑब्वियसली धीरे 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 ये चीज जो है अवेयरनेस लोगों में आ रही है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। दे आर कमिंग एंड आस्किंग, पहले भी नहीं पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि पूरा तो नहीं निकाल दीजिएगा, तो है लोगों में अवेयरनेस है। सर्जिकल टर्म्स या कॉन्सेप्ट्स जिन्हें मरीजों को प्रोसीजर से पहले समझना चाहिए। हाँ, अगर हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो सर्जिकल टर्म में एक तो आता है ब्रेस्ट कंजर्वेटिव, कि आप ब्रेस्ट पूरा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, मैस्टेक्टोमी। एक होता है एक्जिला, कि आप एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो ये सब कुछ मेडिकल टर्म्स होता है। ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी वो जानना चाहिए उनको, किस टाइप का हो रहा है वो भी जानना चाहिए। और आजकल बहुत सारे ऑगमेंटेशन ये आता है, लाइक फ्लैप्स आते हैं, उसकी जरूरत पड़ रही है, उसके बारे में पता होना चाहिए। आजकल हर जगह पे यूट्यूब पे भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के वीडियो हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए ड्यूरिंग द जर्नी। बहुत लोग अपना शेयर करते हैं अनुभव को वीडियो ये यूट्यूब पे, आप भी अपना वहां पे शेयर कर सकते हैं। तो टर्म के बारे में हम यही पूछेंगे कि भाई ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी आप करेंगे, अगर प्योरली सर्जिकल आदमी से पूछे, या पूरा का पूरा ब्रेस्ट निकालेंगे, और अगर पूरा का पूरा ब्रेस्ट निकाल रहे हैं तो क्या हमको वैसा ब्रेस्ट बना के आप दीजिएगा। अगर ये 3-4 सवाल आप पूछते हैं तो हम लोग भी अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, ये जो है महिलाएं जो है मतलब दे आर अवेयर। तो इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे में ज्यादा हो जाता है, और जब इन्वॉल्वमेंट लोगों का एक जर्नी के थ्रू तरफ होता है तो आउटकम ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है। तो सर्जिकल टर्म में ब्रेस्ट कंजर्वेटिव डॉक्टर साहब आप कर रहे हैं या मैस्टेक्टोमी कर रहे हैं, मैस्टेक्टोमी कर रहे हैं तो किस टाइप का रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसके बारे में आपको जरूर पूछना चाहिए और मालूम भी होनी चाहिए।
मंथ्स और ईयर्स में रिकवरी और फॉलो अप केयर कैसी रहती है? जनरली जब पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम लोग हर 3 महीने 1 साल तक जांच के लिए पेशेंट को बुलाते हैं। उस जांच में हम लोग कुछ बेसिक टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर अगले 2 साल तक हम लोग 6-6 महीने में पेशेंट को बुलाते हैं। अगर 3 से 4 साल तक पेशेंट हमारा ठीक तरीके से आ जाता है तो हम लोग ईयरली, आइडियली 5 साल तक 6 महीने, और उसके बाद ईयरली जो है हम लोग पेशेंट को बुला करके फॉलो अप पे रखते हैं। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का आज के जमाने में, आज के दिन में एडवांसमेंट इतना हुआ है कि इवन स्टेज 4 डिजीज पे पेशेंट हम लोग का काफी लंबा हम लोग के साथ रहते हैं। तो रिकवरी वाइज अगर देखें तो ब्रेस्ट कैंसर का रिकवरी काफी इंप्रूव किया है। इवन एडवांस स्टेज में भी हम लोग पेशेंट को डिजीज फ्री करके देते हैं। इसके लिए हम जो हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजी कलीग हैं उन लोग का धन्यवाद करना चाहते हैं कि दे आर डूइंग सच अ ग्रेट एफर्ट इसमें, कि जो भी नया स्टडी आता है और जो भी मेडिसिन आ रहे हैं उसको वो अप्लाई करवा पा रहे हैं इवन विथ मतलब सो मच ऑफ कॉस्ट। सो रिकवरी इज गुड इन ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी। फॉलो अप प्रोटोकॉल जो होता है हर 3 महीने पे 1 साल, फिर अगले 2-3 साल तक हर 6 महीने पे, देन ईयरली अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। एंड सर, लास्ट कोई की मैसेज जो आप देना चाहते हैं पेशेंट के लिए? हम यही देना चाहते हैं कि पेशेंट और सोसाइटी के लिए हम यही देना चाहते हैं कि कैंसर अब हमारे बीच आ गया है, हमारे बीच है। लोग जो है, लोगों को अवेयर होना चाहिए कैंसर के बारे में, और कोशिश यही कीजिए कि लगे कि कैंसर जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है, बिना हेजिटेशन के जा करके अपना चेकअप करवाएं। कैंसर में एक ही वर्ड है, अर्ली डायग्नोसिस बेटर क्योर। जितना जल्दी आपका डायग्नोसिस होगा, क्योर हमारे लिए उतना ही बेटर होगा, उतना ही हम लोग खुश रहते हैं कि हमारा पेशेंट ठीक हो गया है, और सोसाइटी और एज अ फैमिली और एज अ पेशेंट आप भी उतना ही खुश रहेंगे कि हम ठीक हो गए हैं, बीमारी को मात दे दिया है। तो मेरा आप मैसेज यही है, एक तो जितने भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करें। दूसरा, कोई भी एबनॉर्मल चीज आपके शरीर के किसी हिस्से में आ रहे हो, या कोई भी सिम्टम्स जो कि पहले नहीं था लेकिन अभी आना शुरू है, जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अर्ली डायग्नोसिस बेटर क्योर, यही मेरा मैसेज है। जितना जल्दी आपकी बीमारी पकड़ में आएगी उतना अच्छे तरीके से आप उस बीमारी को मात दे पाएंगे, उस बीमारी से रिकवर कर पाएंगे। धन्यवाद।